पहला क्वेश्चन आपका द इंपॉर्टेंट इवेंट्स लोकेटेड ऑन द एक्टिविटीज इन अ बार चार्ट आर नोन एज, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलस्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलस्टोन्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So the difference between the latest allowable time and the earliest expected time of an event is, ठीक है। तो कोई इवेंट कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं स्टार्ट उसको, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट कितना जल्दी उसको स्टार्ट करते हैं एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और कितना अर्ली उसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिनिश हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अलाउएबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। कितना अर्ली हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं और कितना लेट तक उसको अलाउ किया जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जनरली हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं इस अकेले क्वेश्चन से क्या मोह माया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेकर लगभग काफ़ी सारे एई के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, FW टेलर, टेलर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन हैव द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रॉ मटेरियल सप्लायर्स, क्लाइंट्स एंड, कॉमन सेंस वाला सवाल है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टोटल फ्लोट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। किसी इवेंट को आप कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते थे और कितना देर से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में ही आप अगर, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, कितना जल्दी उसको ख़त्म कर सकते थे और कितना देर से ख़त्म कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमें टोटल फ्लोट होता है। हमें क्या देता है, टोटल फ्लोट देता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही सत्य हैं। ली एंड ईल, बिल्कुल अमित जी, यही ट्रिक काम की है इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने सेलेक्ट करना है। अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज द अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव्स, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा, जहां से ये लीव करेगी तो पहला सही है। लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट एंटर, ठीक है, तो जिस नोड पर एंटर कर रही है तो ये भी सही है। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इट्स लेटेस्ट फिनिश माइनस इट्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, हाँ, तो जितना लेट फिनिश करेंगे उसमें से अगर मैं TIJ माइनस कर तो लेटेस्ट स्टार्ट मिल जाएगा, ये भी सही है। तो आपसे गलत पूछा, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट एंटर्स, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, वैसे तो यही गलत हो गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा जब बाकी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a serious limitation of interdependencies between various activities generally observed in, serious limitation of interdependencies between various activities it generally, तो बार चार्ट में, बार चार्ट में, ठीक है। क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। बालक सीपीएम पढ़ रहे हैं, आपने शायद थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा आप थ्योरी पढ़ कर आएंगे, या हमारी मैराथन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली, उसके एंड में सीपीएम पढ़ाए, वहाँ से पढ़कर अगर आएंगे तो आपको बेटर मालूम चल पाएगा क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये उम्मीद करेंगे कि आप इसकी बेसिक थ्योरी जो है वो पढ़कर आएँ। बेसिक थ्योरी क्या है, पढ़कर आएँ, ठीक है, नहीं तो नहीं पता चलेगा कुछ भी। कल जैसे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास अब से 24 घंटे हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़कर आइए। बार चार्ट उफ, कैंट चार्ट उर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज। डिप्लोमा में नहीं था, डिप्लोमा में है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो क्या होता है, जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज होती हैं, जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज होती हैं वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करती हैं। क्या करती हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करती हैं, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका होता है या तो इस तरीके से राइट को स्क्यूड होता है या फिर लेफ्ट को स्क्यूड होता है। ठीक है, इसमें एक होता है पैसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पैसिमिस्टिक, ठीक है। तो जहां पर ग्राफ आपका जो मोस्ट लाइकली टाइम है वो ज्यादा समय लेता है तो हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक है, और मोस्ट लाइकली टाइम जो कम टाइम लेता है तो हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक है। तो कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं इसको फॉलो करेंगी, कुछ एक्टिविटीज इसको फॉलो करेंगी, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। तो जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है वो आपका किसको फॉलो करने लगता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करने लगता है। तो आपसे कोई पूछे कि पर्ट ओवरऑल, अगर आपसे कोई पूछे पर्ट के लिए ग्राफ क्या होता है तो आप कहेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। पर्ट का ग्राफ क्या होता है तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल एक्टिविटी का ग्राफ क्या होता है तो आप कहेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बट आप कहेंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ग्राफ कौन सा होता है तो वो कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल समझ गए। तो मैंने आपको सारे केसेस इसमें बता दिए। डिप्लोमा में होता तो है बट टीचर नहीं होते हैं ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेक्चर नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू सारा करवा रखा है। एक मैराथन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ पढ़ा रखा है और उसके एंड में सीपीएम पार्ट पढ़ा रखा है थ्योरी, ठीक है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सब्जेक्ट कवर्ड है। अगला क्वेश्चन, नहीं कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल बिल्कुल हालत नहीं थी क्लास लेने की। दिन में तो मैं सेम सही फील कर रहा था कल, बट शाम होते होते बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिविटी, तो एक्टिविटी रिसोर्स लेस रिसोर्स कंज्यूमिंग, तो एक्टिविटी आपका रिसोर्स कंज्यूमिंग होगा। व्हाट इज इवेंट, इवेंट आपका जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्टेज होती है, ठीक है। तो आंसर तो आपका सी यहीं से आ गया, बट आगे पढ़ लेते हैं। डमी क्या होता है आपके पास, तो डमी आपका एक रिसोर्स लेस
होता है, डमी को हमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लोट क्या होता है, स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। और वैसे भी इसकी हिंट यहीं से मिल गई होगी जब मैंने यहाँ पे करेक्शन कर रखा होगा। चलिए अगला सवाल, केयर ही कर रहे हैं जोगराज जी, इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी केयर कीजिए अपनी। If there are n number of events in the network's diagram, the number of dual role event will be. ठीक है, चलिए थैंक यू सलीम जी, थैंक यू। If there are n number of events in the network's diagram, then number of dual role event. तो ड्वेल रोल इवेंट क्या होता है, जिनके पहले भी कोई एक्टिविटी होती है और आगे भी कोई एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जो सक्सीडर और प्रीसीडिंग दोनों का वर्क करते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास जो फर्स्ट इवेंट होता है इसके पहले कोई नहीं होता और इसके बाद में कोई नहीं होता, तो इन दोनों को हटा दो तो क्या हो जाएगा n-2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास n-2। ठीक है, अगला सवाल, critical path is always the longest path, the shortest path, the most profitable path, the fastest path। आपको मालूम है इट इज द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। The area under beta distribution curve is divided into two equal parts by। सबका आंसर ए आ रहा है इसका, या पिछले सवाल का ए आ रहा है? अच्छा, ये ए जो आ रहा है आपका क्रिटिकल पाथ वाले का आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो याद रखिएगा, जो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मान लीजिए इसी तरह से कर्व है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो एरिया होता है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है किसी इवेंट के होने की। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो क्या करता है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, किसी भी इवेंट के कंप्लीशन की 50% गारंटी देती है, मतलब 50% चांस हो सकता है, 50% नहीं है। तो 50% एरिया इससे पहले होता है, 50% एरिया इसके आगे होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेक्टेड टाइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, एक्सपेक्टेड टाइम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला सवाल, the chart which gives an estimate about the amount of materials handling between various workstation is known as। यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ट्रेवल चार्ट, इसका आंसर क्या होगा आपका ट्रेवल चार्ट। अगला क्वेश्चन, इन द क्रिटिकल पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी। फ्री फ्लोट की बात हो रही है, फ्री फ्लोट की बात हो रही है। ठीक है, फ्री फ्लोट, दीपक गुप्ता जी मिल जाएगी, बल्कि दो दो है, उसको तो हमने बाद में भी, आप वो देखिए प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता था टोटल फ्लोट, टोटल के बाद में क्या होता था आपके पास फ्री फ्लोट, फ्री के बाद में क्या होता था इंडिपेंडेंट, और इसमें क्या होता था इनकी वैल्यू कम होती जाती थी।
तो फ्री फ्लोट जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, total float is the amount of time that a task in a project network can be delayed without causing a delay to the, इसको कीजिए जल्दी। Total float is the amount of time that a task in a project network can be delayed without causing a delay to the subsequent task, milestone completion date, project completion date, subsequent project। तो आंसर क्या होगा, सी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट जो है वो टाइम से कंप्लीट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क रिप्रेजेंट मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है। क्या होगा इसका आंसर, फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क रिप्रेजेंट मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मिनिमम टाइम। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही मयंक जी, आपने पूरा मेरा स्टेटमेंट ही लिख दिया जो मुझे बोलना चाहिए था। टाइम वाइज लॉन्गेस्ट बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इट विल बी मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम। तो प्रोजेक्ट में ये सबसे मतलब जो आपका नेटवर्क डायग्राम होता है उसमें ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम देता है। इससे कम टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, बिकॉज हम उन एक्टिविटीज़ को लेते हैं जिनका टोटल फ्लोट क्या होता है, जीरो होता है, जिनमें बिल्कुल भी मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आप लेकर चलते हो। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम टाइम। क्लियर हो गया, मिनिमम टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों मैंने क्वेश्चन इसमें कंसीडर कर लिए आपके, लॉन्गेस्ट वाला पीछे हो गया था, मिनिमम वाला ये, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, और दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, तो आगे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे से कंफ्यूजन इन दोनों क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज नोन एज। ठीक है, किसी एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हो, लेकिन ना तो इसके आगे वाली एक्टिविटी को कुछ हो, ना इससे पीछे वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये ऐसे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों से इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए आप इसे क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोल दोगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, लेटेस्ट स्टार्ट। So greater than or equal to latest event times of all the preceding nodes.
ठीक है, तो पहले ही आंसर हो गया इसका, ए ही आंसर हो गया इसका। ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम्स ऑफ ऑल दी प्रीसीडिंग नोड्स, ठीक है, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो बाकी सभी का क्या होगा, बाकी सभी का जो लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा उससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। आंसर ए ही हो गया इसका। बट फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ए आंसर हो तो वैसे ए आंसर है, दोबारा मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही होगा। अगला क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, स्टार्ट टाइम तो कम होगा आंसर, अपन उसमें से ड्यूरेशन माइनस करते हैं फिनिश टाइम में से। चलिए एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, इसको कह रहा है लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, लेटेस्ट मतलब क्या होता है, किसी एक्टिविटी को आप कितना लेट स्टार्ट कर सकते हो, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बराबर लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, बिल्कुल सही बात है। लेटेस्ट स्टार्ट जो होगा, ये आपने सही लिखा है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बराबर एल एफ टी माइनस टी आई जे, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। यहाँ सवाल पढ़िए, कह रहा है लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, कोई एक्टिविटी है, मैं इसको ऊपर बनाता हूँ ताकि इसको आप समझ सकें, ये कोई एक्टिविटी है आई जे, इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मतलब आप इसे कितना लेट से स्टार्ट कर सकते हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम्स ऑफ दी ऑल दी प्रीसीडिंग नोड। यहां पर ध्यान दो, इस प्रीसीडिंग नोड पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके पहले के जितने भी नोड्स होंगे, इसके पहले के जितने भी नोड्स होंगे उन सबके लेटेस्ट इवेंट टाइम से तो ज्यादा ही इसका टाइम होगा ना, ठीक है, प्रीसीडिंग बोला है तो प्रीसीडिंग ये वाले हो गए, तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो इन सब से तो ज्यादा ही होगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम्स ऑफ ऑल दी प्रीसीडिंग नोड्स, ये बोला है। अभी समझ में आ गया सभी को, अभी समझ में आ गया। अगर हाँ यहां पर होता तो आप अलग बोलते कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बराबर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस टी आई जे, तो उससे कम होता, अगर सक्सीडिंग से होता तो कम होता। योगिता जी और एक बालक ने और पूछा था, दोनों को समझ में आ गया, दोनों को समझ में आ गया। लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम्स ऑफ ऑल दी प्रीसीडिंग नोड, अब सोचो आगे की बात हो रही है तो इधर साइड में टाइम बढ़ता है ना, टाइम घटता थोड़ी ना है, तो जब हम लोग राइट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नेटवर्क डायग्राम में आगे बढ़ते हो टाइम बढ़ता है, क्योंकि टी आई जे एक्टिविटीज का टाइम उसमें ऐड होता जाता है। अभी क्लियर हो गया बच्चे कि नहीं हुआ, चलिए इसको कीजिए। If the latest occurrence time for event j is equal to TLJ, the earliest occurrence time for event I TI and the duration of activity TIJ, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, बी हो जाएगा, TLJ माइनस TEI माइनस का TIJ। अच्छा आपको इसमें पहले से ही डाउट था, ओके ठीक है, आपको इसमें पहले से ही डाउट था, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट हो गया, तो अर्लीस्ट को ही ये लिखा गया है ना, तो आंसर इज बी। बाकी ट्रिक तो आपको मालूम है, ली एंड ईल वाली, ठीक है। तो जो टोटल फ्लोट है वो टी एल जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे, तो हमें क्या करना होता है, सभी में से करना होता है। फ्री फ्लोट के लिए टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे, इंडिपेंडेंट के लिए टी ई जे माइनस टी एल जे माइनस टी आई जे, ठीक है, ये ट्रिक आई होप सभी को मालूम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टैंडर्ड डेविएशन डी होगा, टीपी माइनस पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। ट्रिक बता दें, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक लिख लो ली एंड ईल, ठीक है। यहां पर ये हो जाता है जे और ये हो जाता है आई, ठीक है। तो ये कोई जेथ इवेंट है, ये कोई आईएथ इवेंट है और इनके बीच में आई जे एक्टिविटी है। तो जो टोटल फ्लूट होता है उसको लिखते हैं टीएल लेटेस्ट टाइम माइनस आई इवेंट का अर्लीस्ट टाइम माइनस टी आई जे एक्टिविटी टाइम। तो ये आपका क्या होता है, टोटल फ्लूट देता है। यहाँ से क्या होता है आपके पास फ्री फ्लूट मिलता है, यहाँ से आपके पास क्या मिलता है, इंडिपेंडेंट फ्लूट मिलता है, ठीक है। तो इन सब के आगे जे लगा लो, इन सब के आगे आई लगा लो और माइनस टी आई जे माइनस टी आई जे माइनस, तो टी एल जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे, टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे, टी ई जे माइनस टी एल जे माइनस टी आई जे। तो इधर से पढ़ोगे तो ली, उधर से पढ़ोगे तो ईल, ठीक है, इस तरह से। सर आपकी तबीयत को क्या होता? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का फीवर था और सिर दर्द था बहुत ज़्यादा, सिर में और आंखों में दर्द था, अभी ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर आर नोन एज। ऐसी एक्टिविटीज जिनको एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जा सकता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, सक्सेसर, प्रेडिसेसर। तो क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, ठीक है। ब्रेटली, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए जल्दी से सभी लोग। If the optimistic, most likely and pessimistic time for an activity are इतना इतना, वेरिएंस, तो वेरिएंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो टी पी माइनस टी नॉट बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर इज 0.25 यानी कि बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइट सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोसेस इन ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्शन, देन टाइम रिसोर्स एनालिसिस, देन फिजिबिलिटी स्टडी, मॉनिटरिंग, अपडेटिंग एंड शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा, मतलब एक कॉन्सेप्शन होता है उसको कॉन्सेप्ट, देन एकदम से टाइम रिसोर्स एनालिसिस कर लोगे, या ये देखोगे कि वो चीज़ फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है। आपने कुछ भी सोच लिया कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो कॉन्सेप्शन देन फिजिबिलिटी, कॉन्सेप्शन क्या, सीधे मॉनिटरिंग, और पहले फिजिबिलिटी देन बाद में कॉन्सेप्शन। तो ये गलत, ये गलत, पहला गलत, ठीक है। तो कॉन्सेप्शन का फिजिबिलिटी देन शेड्यूलिंग देन टाइम रिसोर्स एनालिसिस देन मॉनिटरिंग और लास्ट में अपडेटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, नहीं भी आएगा तो अभी आप इसको कर लोगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a project is, what is a project? A large dam constructed across a river for a single or multi-purpose। आप ही बता दो यार, ठीक है। Any job involving many people and large money, a work of major importance involving huge man and metal,
एंड ऑर्गेनाइज टीम वर्क टू अचीव अ सेट टास्क विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज टीम वर्क जो टू अचीव अ सेट टास्क विद इन द टाइम लिमिट, इट इज प्रोजेक्ट। अब इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, site order book is used for according the instruction of the executive engineer, recording the construction measurements, issuing the request for material, maintaining the record of the ordered instrument and materials। ठीक है, तो साइट का जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वो कौन होता है आपके पास? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम लोग साइट ऑर्डर बुक में रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात भाई शुभंता महाते जी, आज क्लोजअप किया क्या? आज क्लोजअप करके आए हो? इतनी बड़ी बड़ी स्माइलीज के साथ हेलो। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। चलो ऐसे ही खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? इज और आर इनकरेक्ट? Earliest start of an activity is the early event time of the node it leaves. Earliest start of an activity is the early event time of the node it leaves। सही बात है। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा? जिस नोड से एक्टिविटी लीव करेगी, ये सही है। लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट एंटर्स, ये भी सही बात है। लेटेस्ट फिनिश मतलब क्या? इसका लेट टाइम, ये भी सही है। थर्ड है, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज लेटेस्ट फिनिश माइनस इस ड्यूरेशन। हाँ भैया, जितना लेट फिनिश होगा उसमें से अगर मैं टाइम माइनस कर दूंगा तो लेटेस्ट स्टार्ट, ये भी सही है। ये तो तीनों ही सही हो गए। चलिए ठीक है, तो ऑल करेक्ट है, तो मतलब क्या हो गया? इनकरेक्ट इज नन, इनकरेक्ट इज नन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आप लोग ही बताएं। 2020 का ही सवाल है ये। जब सब सही है तो गलत पूछा क्यों? ये वाली बात भी सही है। लीव एंड एंटर्स का मतलब बता दीजिए बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जो एक्टिविटी होती है, जब कोई एक्टिविटी होती है तो हमेशा वो दो इवेंट के बीच में होती है। तो हम क्या करते हैं, जो नोट्स होते हैं उन पर इवेंट दिखाते हैं। ये बोलते हैं आईएथ इवेंट, ये बोलते हैं जेथ इवेंट। जैसे आपने एग्जाम पेपर स्टार्ट किया, एग्जाम फिनिश किया, आप कोई एग्जाम दे रहे थे, तो ये आपका एग्जाम जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ, योर एग्जाम स्टार्ट्स नाउ, और यहाँ पर आपका एग्जाम क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो इस बीच में आपकी एक्टिविटी चल रही थी। एक्टिविटी क्या थी? कि आप एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम लिख रहे हो, वो एक्टिविटी थी। समझ गए? तो यहां से एक्टिविटी ने क्या किया? लीव किया, मतलब स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप अपने घर से चलते हो, या इससे भी बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप अपने घर से स्कूल, ये हम घर से निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो आप घर से निकले और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर नहीं, कुछ दूर चलते ही आपका है स्कूल, जो कि पहले था। तो आप घर से चल दिए, घर से चल दिए या घर से निकल गए, तो ये एक इवेंट था आई, जो कंप्लीट हो गया। स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, हिंदी भी पढ़ लो साथ में, ये आपका जेथ इवेंट हो गया। इसके बीच में क्या हो रहा है? स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो आपने यहां से क्या? घर से चल दिए, घर को आपने लीव किया, आपने घर को क्या किया? लीव किया। ठीक है, घर को लीव किया, लीव कर दिया, और स्कूल पहुंच गए, आपने स्कूल में क्या किया? एंटर किया। तो इस बीच में आपकी जो एक्टिविटी थी, स्कूल जा रहे हैं, वो खत्म हो गई। समझ गए बालक? तो यहां से लीव, यहां से एंटर, और इसके बीच में आपकी एक्टिविटी।
क्लियर हो गया? किन भाई साहब का सवाल था ये? किसका डाउट था? किसका डाउट था? चलिए चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या बढ़ते? तो पिछले सवाल का है, इसे पिछले सवाल में पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If an activity has its optimistic, most likely and pessimistic 2, 4, 9, then its expected time and variance, expected time and variance आपसे पूछा हुआ है। तो expected time क्या होता था? ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम मोस्ट प्रोबेबल प्लस पेसिमिस्टिक और अपॉन क्या 6 वेटेड एवरेज है। अभी कॉन्सेप्ट सोचने का गाना याद आ जाएगा। ठीक है, गाने से कॉन्सेप्ट याद आ जाए या कॉन्सेप्ट से गाना आ जाए, बात तो एक ही है। ये देखो जगन्नाथ चौधरी अपना दिमाग लगा रहे हैं। लॉकडाउन में तो यही भूल गई कि किस कॉलेज में पढ़ती। अच्छा सुमंता माही। अच्छा मैं भूल गए। चलिए भी बड़ा कंफ्यूज है। तो सुमंता जी मैं आपको सर सोच रहा था, आप मैडम है। अच्छा ओके मैडम, ठीक है। मैं आपको सर सोच के उस समय बोल रहा था कि ठीक है। चलिए तो ये रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपके पास? टी नॉट टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, सारी वैल्यूज आपको दी हैं। आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर आपका सी आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ एन एक्टिविटी लाइज ऑन द क्रिटिकल पाथ इट्स टोटल फ्लूइड विल बी क्या? शून्य बटे सन्नाटा, जीरो। वैसे भी जीरो है तो आंसर यही होगा। इधर यूपीपीएससी में भी एक था जीरो वाला और जीरो ही उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव फ्लोट कैन अकर व्हेन इट इज। निगेटिव फ्लोट कब होता है? जब आपकी एक्टिविटी क्या होती है? सुपर क्रिटिकल होती है। सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल है ना। अगला सवाल। On a bar chart the various activities of a project are shown by, या how do you represent the various activities of project on bar chart? by horizontal line। horizontal lines के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gantt chart is drawn for time versus activity, activity versus activity, resource versus progress, progress versus time। प्रोग्रेस तो पता ही नहीं चलती इससे,
तो आंसर क्या होगा, टाइम वर्सेस एक्टिविटी, टाइम वर्सेस एक्टिविटी। अब मेरे दिमाग में वो घूम रहा है, केसरी का था ना, ओ माही माही माही, बस वो घूम रहा है ओ माही, लेकिन लिरिक्स याद नहीं है। ठीक है चलिए, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कितना मिला और कितना खर्च हुआ, उसको कहाँ शो करते हैं? अमित गुप्ता जी यार मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, एक कदम आगे बढ़ के यार, यहाँ पर आप हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन पूरा छाप देते हो और कह रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यार तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो किसे आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हम वो क्वेश्चन था, आपने पहले ही लिख दिया था निगेटिव फ्लोट और सब कुछ, है ना? ठीक है चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बजट जो होता है वो होता है, बजट होता है कि आप मतलब एलोकेट करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। ठीक है, रिसोर्सेज एलोकेट करना। ठीक है, बाकी दोनों गूगल कर लेना। चलिए अगला सवाल। हाँ, बाकी भाई साहब मेरे सीए हैं, उनसे पूछ के बता दूंगा, नहीं तो उनकी क्लास लगवा दूंगा। सम्यक ख्यातन, ये कमेंट तुरंत डिलीट किया जाए, नहीं तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास ये क्लास यूट्यूब पर लाइव है, अभी कोई भी देख सकता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। द थ्री फेजेस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट आर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज टाइम शेड्यूल करते हैं, और उसके बाद में कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गूगल बाबा जिंदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ बार चार्ट? बार चार्ट की वीकनेस क्या है? इसे वीकनेस होगी, कोरोना हुआ था क्या? इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज, सही बात है, नहीं बताता। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, नहीं बताता। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती हैं काफ़ी सारी, क्योंकि क्रिटिकल पार्ट पता नहीं होता। ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसकी कमियां हैं, ये सभी इसकी कमियां हैं। अगला सवाल। और इनफैक्ट ये आज का अंतिम क्वेश्चन। आज हम लोग समय से पहले, आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे क्योंकि समय नहीं मिल पाया था आज बिल्कुल भी। ठीक है, आज पूरा घर सैनिटाइज वैनिटाइज किया, तो सब उसी में लगे रहे। ठीक है चलिए, द प्रोसेस इन विच डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिव्यूड आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग, लेवलिंग, स्मूथिंग, कंट्रोलिंग। तो इसे बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। आंसर इज बी। तो आज आपकी जल्दी छुट्टी हो गई, 4 मिनट पहले ही आपकी छुट्टी हो गई, मजे करो आप। ठीक है, हाँ। तो कल हम बिल्डिंग, कल आपका ऑफ नहीं रहेगा, कल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिवाइज कीजिएगा। टेस्ट आपको मंडे को होगा, और सेकंड राउंड मैंने बता ही दिया कि अब हमें क्या करना है। ठीक है चलिए,
और पेड बैच में, विजन बैच में बहुत जल्दी सोम स्टार्ट होगा। तो ऐसे जो भी हमारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, या जिनको लगता है उनके बेसिक्स बहुत वीक हैं, वो विजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिक्स ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। 1 ईयर कोर्स की फ़ी आपको मालूम है 3000 है, जिसमें आपको एसएससी जेई और ईएसई इसका जो मेंस का बैच है वो भी आपको फ्री मिल रहा है, प्री प्लस मेंस। ठीक है, बाकी कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन बैच रहेगा वो, जैसे भी मैकेनिक्स से क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पर। सीपीएम पर्ट का मैराथन है विशाल गुप्ता जी, जो मेरे ख्याल से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैंने मैराथन ली थी उसके एंड में ही मैंने सीपीएम पर्ट करवाया। ठीक है, बाकी स्टूडेंट बता सकते हैं। 4 मिनट कुछ बातें सर। चलिए, हाँ, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेटा अभी एजुफॉरटेक पर फ्री लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, पेड बैच में मैकेनिक्स है। ठीक है, पेड बैच में मैकेनिक्स है। सर थोड़ा सा फीवर है, वीकनेस भी लग रहा है एंड ड्राई कफ भी, कोरोना टेस्ट करवाऊं या फिर वेट करूं? देखो यार, टेस्ट करवाओ या मत करवाओ, ठीक है, मेरे को भी सेम चीज़ थी, दवाई लेना शुरू कर दो भाई साहब, टेस्ट का वेट मत करो, टेस्ट करवाओगे रिजल्ट आएगा क्या होगा। अगर आपको फीवर है, कोई भी दिक्कत है, तो मान लो कि हाँ कोरोना है, मान लो कोविड है, तो क्या करते? तो ये मान को चलो सबको होगा, आज नहीं तो कल सबको होगा, सबका नंबर आएगा, तो आप मानकर चलो कि हमें है। उसके बाद ईएससी बैच कब तक चलेगा? वो तो एग्जाम तक चलेगा ईएससी के, या जब तक ईएससी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं आते, ईएससी के एग्जाम तक चलेगा। ईएससी पोस्टपोन हो सकता है क्या? हाँ, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस बार शायद ईएससी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अभी 1-2 महीने लगेंगे सब कुछ नॉर्मल होने में, लेकिन फिर भी हमारे पास 18 जुलाई को एग्जाम है, मई है, जून है, शायद 2-2.5 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो हो भी सकता है। यूपीएससी के एग्जाम जनरली कम पोस्टपोन होते हैं और अभी समय है, तो हम उम्मीद करेंगे तब तक सब ठीक हो जाए। बिल्कुल, वेट मत कीजिए कि रिजल्ट टेस्ट करवाएंगे रिजल्ट आएगा, लोग यही गलती कर रहे हैं। लोग सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं कि टेस्ट करवा रहे हैं और फिर रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, और तब तक हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज ये कोरोना टाइम नहीं दे रहा। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए, किसी को भी, किसी के घर में भी है। देखो, मैं बहुत सीरियसली सिंसियरली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स में, क्लोज रिलेशन में, मेरे अपने घर में, मेरे स्टूडेंट्स के घर में मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे हमारे हॉस्पिटलाइज होकर आए हैं। अभी शशांक आपके सामने है, नितिल है, मेघा के फादर हैं, और हमारा ये निशिकांत है ना, मयंक शर्मा है, बहुत बच्चे जो हैं वो कोविड से गुजर चुके हैं। बिल्कुल, ये देखिए नेक लास्ट टाइम पर एंटी मारते हुए, सबको होगा, बट सिम्टम्स हो तो सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए, एल्स फैमिली को प्रॉब्लम रही। बिल्कुल सही बात है। होम्योपैथी, देखो वैसे तो मैं सही बताऊं, होम्योपैथी को ही फॉलो करना चाहिए, होम्योपैथी को ही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये एलोपैथी ना बहुत नालायक, बहुत दुष्ट है, ये प्योर बिजनेसमैन है, ये अपना ये साम दाम दंड भेद चलाते हैं, ये ना 3 इडियट का चतुर है। इन्हें क्या करना होता है, अपनी दवाइयों को आगे भी बढ़ाना है, रिसर्च भी करनी है, और आयुर्वेद और होम्योपैथी को आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे ब्लॉग्स लिखवा रखे हैं जिसमें लगेगा कि होम्योपैथी बेकार, ऐसी मीठी गोलियां देते हैं, जबकि सच्चाई है कि होम्योपैथी बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अभी मेरी मम्मी जी को डायबिटीज़ है, तो मैंने केवल एक हफ्ता 1 वीक उनको मेडिसिन दिलवाई, उनकी जो शुगर थी वो 170-180 के आसपास थी, और केवल एक हफ्ते की दवाई से उनकी जो शुगर थी वो 110 पर आ गई, 110 पर आ गई, और उसका असर इतना रहा कि मैं दवाई लेने नहीं जा पाया 1 महीने बाद भी। तब भी 1 महीने बाद भी जब दोबारा चेक किया हमने बीच में 2-3 बार, तो 140 के आसपास रही, मतलब 1 हफ्ते की दवाई उनका इतनी असरदायक रही। ठीक है, और मेरे को म्यूकोसिल था लिप्स पर, ये मेरा ही दांत लगने की वजह से फूल गया था काफ़ी, तो मुझे सर्जरी बताई गई हर जगह, जहाँ जहाँ भी मैं गया, बट होम्योपैथी से 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसे ही सही हो गया। तो होम्योपैथी को ही आप लोग प्रेफर कीजिए, ठीक है, छोटी मोटी हर चीज़ में। तो एलोपैथी जो है वो तुरंत रिलैक्सेशन के लिए बढ़िया है, जब हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो एलोपैथी की तरफ जाइए, नहीं तो
होम्योपैथी। अच्छा प्रवीण सर की क्लास का भी टाइम हो गया तो मुझे चलना होगा, ठीक है चलिए। अब देखिए प्रियंका जी कह रही हैं इनके घर में भी हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल है। प्रियंका जी ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो यार आप लोग भी बहुत से बच्चे हैं जो कुछ बच्चे बता देते हैं कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, बट सबके घरों में सबको दिक्कत है, तो आप लोग ध्यान रखिए बस, ठीक है। आप सही तो सब सही, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू ऑल, जाइए, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। इस समय पर पहली प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। और निगेटिविटी को अवॉइड कीजिए, पॉजिटिव रहिए, किसी पॉलिटिकल बहस में किसी तरीके में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट।